बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शहर और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी कृषि बिल पर विपक्ष की रणनीति की। जानेंगे कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर और डिप्टी गवर्नर ने सरकार को दी कौन सी सलाह। जानेंगे कि बिहार में कैसे बदल रहे हैं सियासी समीकरण। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश में क्यों माफी मांगने को मजबूर हुई शिवराज सरकार की मंत्री। और आखिर में बात गरीबों को लेकर सरकार के गोलमोल जवाब की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के आदेश पर लगाई रोक। दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों को आईसीयू में 80% बेड महामारी के मरीजों के लिए रिजर्व करने के दिए थे आदेश। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के आदेश को बताया संविधान अनुच्छेद 21 के खिलाफ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे को इनकम टैक्स का नोटिस। चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर दिया गया नोटिस। आज से शुरू हुई 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कंपार्टमेंट का रिजल्ट जल्द घोषित करने का दिया आदेश। शिक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान, 1 नवंबर से शुरू होंगी ग्रेजुएशन की क्लास। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए 1 नवंबर से शुरू होगा शैक्षणिक सत्र। और हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 300 अंक लुढ़ककर 37,734 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 96 अंक की गिरावट के साथ 11,153 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में सरकार ने कृषि बिल तो पास करा लिया। विपक्ष राज्यसभा में विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा था। वोटिंग की भी मांग की गई, लेकिन ना तो चर्चा कराई गई और ना ही वोटिंग हुई। ध्वनि मत से फैसला ले लिया गया और अब सरकार चाय पर चर्चा कर रही है। यानी विपक्ष चाहता है कि किसान बिल पर चर्चा हो और सरकार मामला कहीं और ले जा रही है। राज्यसभा में विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया है। इसे लेकर संसद के दोनों सदनों से विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया है। लोकसभा में आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाई जैसे हैं, वहां के लोगों को तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखिए। संसद के दोनों सदनों में हंगामा मचा हुआ है। राज्यसभा में कृषि बिल पर विपक्ष के विरोध से शुरू हुआ मामला अब संसद से सड़क तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति के दरबार में भी विपक्ष अपनी हाजिरी लगा रहा है कि हुजूर इस बिल पर दस्तखत ना करें, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। बिल का राज्यसभा में विरोध करते हुए कुछ सदस्य उत्तेजित भी हो गए थे। बाद में उन पर कार्रवाई हुई और विपक्ष के 8 सदस्यों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। निलंबित सांसदों ने रात भर संसद प्रांगण में धरना दिया तो सुबह उपसभापति इन सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंच गए। उपसभापति ने उन्हें चाय ऑफर की। सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि चाय के बहाने चर्चा हो, लेकिन विपक्ष की मांग है कि चर्चा तो कृषि बिल पर होनी चाहिए, चाय पर नहीं, और चर्चा संसद में होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। इसलिए आज राज्यसभा की कार्रवाई का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। सरकार की तरफ से विपक्ष रहित सदन से कुछ विधेयक पास भी करा लिए गए। शाम को लोकसभा में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे। लोकसभा की कार्रवाई पहले तो विपक्ष के हंगामे के कारण 1 घंटे स्थगित रही। बाद में विपक्ष ने लोकसभा का भी बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार जो बिल लाई है वो किसान और मजदूर विरोधी है। यदि सरकार इस बिल को वापस ले लेती है तो हम भी सरकार का सहयोग करने को तैयार है। विरोध सिर्फ संसद में ही नहीं चल रहा है, इन बिलों को लेकर देश का अन्नदाता भी आक्रोशित है। अब जब सरकार किसान विरोधी फैसले लेगी तो जाहिर तौर पर देश में हंगामा तो पनपेगा ही। सरकार के इसी अड़ियल रवैये को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 2014 मोदी जी का चुनावी वादा किसानों और स्वामीनाथन कमीशन वाला एमएसपी। 2015 मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनसे ये ना हो पाएगा। 2020 काले विकास कानून, मोदी जी की नीयत साफ, कृषि विरोधी नया प्रयास, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपति मित्रों का खूब विकास। तो
तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी प्रतिक्रिया दी है। कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी विज्ञापन पर चुटकी लेते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि किसानों को पूरे देश में कई हजार बाजारों की जरूरत है, न कि केवल एक की। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से विज्ञापन में कहा गया है, वन नेशन वन मार्केट किसानों को देगा आजादी। इसी पर टिप्पणी करते हुए चिदम्बरम ने ट्वीट किया है। गौरतलब है कि बिल के विरोध में विपक्ष ने धरना तो छोड़ दिया है, लेकिन तब तक सदन के बहिष्कार करने का ऐलान किया है जब तक सदस्यों का निलंबन रद्द नहीं हो जाता है। अब जब विपक्ष के साथ साथ देश के अन्नदाता ने आक्रोश दिखाया तो मोदी सरकार ने मलहम के तौर पर एमएसपी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। लेकिन जो भी हो, मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल उठना लाजिमी है कि क्या वाकई सरकार किसानों का भला चाहती है। राजीव जी, चर्चा किस मुद्दे पर होनी है और सरकार बात किस मुद्दे की कर रही है? देश की बड़ी आबादी खेती पर आश्रित है, लेकिन सरकार उनके मुद्दे पर चर्चा की जगह चाय पर चर्चा चाहती है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज सुनी जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन लगता नहीं है सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए सृष्टि, हमारा हमेशा यही मानना रहा है कि विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा है, बेमानी है। विपक्ष भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से ही बनता है, इसलिए उसकी बात सरकार को सुननी ही चाहिए और कोई भी फैसला उसके राय मशविरे के बिना नहीं लेना चाहिए। विपक्ष की आवाज को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है सृष्टि क्योंकि वो अल्पमत में है, और सरकार का कोई भी निर्णय इसलिए मान्य नहीं हो सकता है क्योंकि वो बहुमत में है। किसी भी फैसले को लेने या न लेने की कसौटी केवल जनहित होना चाहिए। इस वक्त संसद का माहौल देखकर दुख होता है क्योंकि यहां सरकार जनहित की जगह अपने हित के बारे में सोचती दिख रही है। अगर उसे वाकई जनता की परवाह होती तो वो विपक्षी सांसदों की मांगों पर गौर फरमाती, उनसे कृषि विधेयकों पर चर्चा करती, उनके सुझावों को सुनती। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि मानो सरकार अपनी जिद पूरी करवा रही है और देश के सामने एक बार फिर अपना दबदबा दिखाना चाहती है। उसकी इस जिद के कारण कम दिनों के लिए लग रहा मानसून सत्र भी बाधित हो रहा है और विधेयक एक तरफा ढंग से बगैर सही चर्चा के पारित हो रहे हैं। सरकार का यह रवैया न देश हित में है और न ही लोकतंत्र के हित में है। कृषि विधेयकों पर किसानों की चर्चा की जगह चाय पर चर्चा होने लगी है, जो बिल्कुल ही दुखद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस समय देश आर्थिक रूप से परेशानी में चल रहा है। उद्योग से लेकर बैंकिंग सेक्टर हर जगह परेशानियां दिख रही हैं। खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर कुछ ज्यादा ही परेशानी में दिख रहा है। इसे लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने मोदी सरकार को सलाह दी है। तो क्या है वो सलाह, देखिए हमारी रिपोर्ट। देश के विकास में बैंकिंग सेक्टर का अहम योगदान होता है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि देश विकास ही नहीं कर पा रहा है। पिछले कई सालों से बढ़ते एनपीए की वजह से बैंक बुरे दौर से गुजर रहे हैं और अब महामारी ने उन्हें बर्बादी की ओर बढ़ा दिया है। इस स्थिति को सुधारने के लिए मोदी सरकार तो कोई कदम उठाती नजर नहीं आ रही है, लेकिन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने सरकार को जल्द से जल्द संभलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंकों में सुधार के लिए गहरी सर्जरी की जरूरत है। रिजर्व बैंक से जुड़े रहे दोनों अर्थशास्त्री और बैंकरों ने बैड बैंक का गठन करने, वित्त मंत्रालय को फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग को बंद करने और सार्वजनिक बैंक में सरकारी हिस्सेदारी 50% से कम करने की सलाह दी है। बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए उन्होंने कुछ सार्वजनिक बैंकों के रिप्राइवेटाइजेशन की सलाह दी है। एक इंटरव्यू के दौरान राजन और आचार्य ने कहा कि सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों के मालिकाना हक में बदलाव की दिशा में सबसे पहले सरकारी बैंकों में शुरुआत करनी चाहिए। सरकार को इसमें अपनी हिस्सेदारी घटाकर 50% से कम करने की जरूरत है। इस सलाह के साथ साथ दोनों दिग्गजों ने बैंकों के कामकाज में मोदी सरकार के दखल को लेकर भी उसे घेरा है। राजन और आचार्य ने कहा कि सरकार को बैंकिंग ऑपरेशन से एक दूरी बनानी होगी और उसके गवर्नेंस में सुधार के लिए रास्ता तैयार करना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ चुनिंदा बैंकों के रिप्राइवेटाइजेशन की जरूरत है। इसे सावधानी पूर्वक करना होगा। इनमें उन निवेशकों को लाने की जरूरत है जिनके पास वित्तीय और टेक्नोलॉजी अनुभव दोनों है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घरानों को बैंकों की हिस्सेदारी से दूर रखा जाना चाहिए क्योंकि उनके साथ हितों के संघर्षों की समस्या होती है। इन दोनों दिग्गजों की सलाह से साफ जाहिर होता है कि बैंकिंग सेक्टर बदहाल हो चुका है। अब देखना होगा कि सरकार इसे बचाने के लिए क्या फैसला लेती है।
इस सलाह के बाद सरकार बैंकों की हालत सुधारने के लिए कोई ऐलान करती है या नहीं, ये देखना होगा। वैसे समाजवादी पार्टी की ओर से बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है जो महागठबंधन को जरूर मजबूत करेगा। तो क्या है सपा का ऐलान? पार्टी किसे देगी अपना समर्थन? रिपोर्ट देखिए। बिहार में किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव के मद्देनजर दल बदल, गठबंधन और समर्थन का दौर जारी है, जो कि चुनाव नजदीक आते आते तेज होता जा रहा है। बिहार में महागठबंधन का मुकाबला एनडीए से होगा। दोनों गठबंधनों के बीच सीट शेयरिंग पर लगातार बातचीत चल रही है। इसमें गतिरोध भी दिखाई दे रहा है। एनडीए में लोजपा और जदयू के बीच तनातनी बनी हुई है, तो महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत जारी है। ऐसे में जहां सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, तो वहीं आरजेडी के लिए राहत भरी खबर भी है। जी हां, बिहार में समाजवादी पार्टी ने आरजेडी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए सपा ने राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि केवल राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। अखिलेश यादव का आरजेडी को समर्थन देना तेजस्वी यादव को काफी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन के बाकी छोटे दलों ने तेजस्वी के सीएम का चेहरा होने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद तो सपा का समर्थन कई मायनों में खास हो जाता है। अब देखना होगा कि बिहार में सपा का समर्थन आरजेडी को पार लगा पाएगा या नहीं। बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। विपक्ष रोज नए मुद्दे सामने लाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और अब एक और मामला सामने आया है, जिससे राज्य की नीतीश सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल शिक्षा मंत्री ने देश भर में खाली पड़े शिक्षकों के पद का एक आंकड़ा संसद के सामने रखा था, जिसमें बिहार सबसे ऊपर है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव की बयार के बीच योजनाओं की बहार है। सबका अपना अलग अलग दावा है, लेकिन बिहार की जनता पर सबका उधार है। जी हाँ, बिहार की जनता मूलभूत सेवाओं से वंचित है। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के नाम पर तो बिहार टॉप पर बना हुआ है, जहां शिक्षकों की जबरदस्त कमी है। दरअसल देश में सभी सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में शिक्षकों के 10,60,139 पद खाली हैं। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में सांसद धर्मवीर सिंह के सवाल के जवाब में दी है। 2020 और 21 तक पूरे देश में शिक्षकों के 61,84,464 पद स्वीकृत हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में कुल 10,60,139 पद खाली हैं। इसमें सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद बिहार में खाली हैं। वहीं मिजोरम में एक भी शिक्षक का पद खाली नहीं है। लक्षद्वीप में 83 और लद्दाख में 188 पद शिक्षकों के खाली हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं शिक्षकों के खाली पड़े पदों के टॉप 10 राज्यों पर। बिहार में 2,75,255 शिक्षकों के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में 2,17,481 शिक्षकों के पद खाली हैं। झारखंड में 95,897 शिक्षकों के पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में 91,972 पद खाली हैं। पश्चिम बंगाल में 72,220 शिक्षकों के पद हैं खाली। छत्तीसगढ़ में 51,830 शिक्षकों के पद खाली हैं। राजस्थान में 47,666 शिक्षकों के पद खाली। आंध्र प्रदेश में 34,888 शिक्षकों के पद खाली हैं। कर्नाटक में 32,664 शिक्षकों के पद खाली हैं और जम्मू कश्मीर में 21,806 शिक्षकों के पद खाली हैं। शिक्षकों की खाली सीटों के मामले में बिहार पूरे देश में पहले पायदान पर है, जहां शिक्षकों के कुल स्वीकृत 6,88,157 पद में 2,75,255 पद खाली हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा। ऐसे में कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा इंडिया, और पीएम जो आत्मनिर्भर का राग अलाप रहे हैं, ऐसे में कैसे आत्मनिर्भर होगा बिहार। नीतीश के राज में बिहार हर जगह परेशानी का सामना कर रहा है और विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। चुनाव करीब हैं, इसीलिए ये मुद्दा सरकार पर भारी पड़ सकता है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी सरकार के मंत्री ने कुछ ऐसा बोल दिया जो सरकार पर ही भारी पड़ने लगा। बाद में उन्होंने माफी मांग ली। तो क्या कहा था शिवराज की मंत्री ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ विपक्ष उसे घेर रहा है, तो वहीं अब अपने साथी ही सरदर्द बन गए हैं। पहले इमरती देवी के बयान से बीजेपी ने जैसे तैसे पीछा छुड़ाया और अब उषा ठाकुर ने टेंशन बढ़ा दी है। उनके बेतुके बयान को लेकर कांग्रेस ने इस कदर आक्रामक तेवर दिखाए कि बीजेपी को बैकफुट पर आना ही पड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर के बयान के विरोध में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ धरने पर बैठ गए। कमलनाथ के साथ कांग्रेस विधायक और हीरालाल अलावा भी धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने सरकार से उषा ठाकुर को बर्खास्त करने की मांग की। हालांकि बाद में उषा ठाकुर ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। दरअसल कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा का आरोप है कि उषा ठाकुर ने राष्ट्र हित को लेकर गलत बयानबाजी की है। उनका यह बयान आपत्तिजनक है क्योंकि जैस आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहा है, लिहाजा सरकार को उषा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हीरालाल की इस मांग के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी उनके साथ धरने पर बैठ गए। हालांकि विपक्ष की इस मांग को सरकार ने खारिज कर दिया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस सड़क पर तो जनता के हितों की बात नहीं करती और सदन के भीतर राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। उन्होंने हीरालाल के अलावा आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष को फिजूल के विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने अपनी मंत्री का बचाव तो किया, लेकिन वो विपक्ष के तेवर के सामने फेल हो गई और आखिरकार उषा ठाकुर को माफी मांगनी ही पड़ी। उनके झुकने से बीजेपी की जबरदस्त किरकिरी हुई है और कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा है। अब देखना होगा कि इसका असर उपचुनाव के नतीजों पर कितना पड़ता है। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार के गोलमोल जवाब की। हाल ही में संसद में विपक्ष की ओर से सरकार से पूछा गया था कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर चल बसे। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इसका जवाब दिया था, पता नहीं। सवाल विपक्ष की ओर से पूछा गया था, जिसका जवाब सरकार ने नहीं दिया। लेकिन अब सरकार के बीजेपी सांसद ने सवाल पूछा तो भी जवाब की जगह कुछ और ही सुनने को मिला, क्योंकि सवाल कुछ और था और जवाब कुछ और। पूर्णबंदी के दौरान सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसमें शहरी गरीबों के लिए भी प्रावधान किया गया था। इसके तहत सरकार ने शहरी गरीबों को उन्हीं शहरों में जहां वो काम करते हैं सस्ते किराए के मकान उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी। इस पर राज्यसभा में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने राज्यसभा में सरकार से सवाल किया कि शहरी गरीबों का आंकड़ा क्या है और सरकार इनके लिए क्या कर रही है, यानी शहर में रहने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो गरीब हैं। इसके जवाब में शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि गरीबों की संख्या का आकलन अब योजना आयोग द्वारा किया जाता है, यानी शहरी विकास मंत्रालय इस तरह का डेटा नहीं रखता। हाँ, सरकार की तरफ से शहरी गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है उसकी जानकारी जरूर उसके पास है। सरकार ने योजनाएं तो बताई, लेकिन शहरी गरीबों की संख्या नहीं बताई। अब सवाल ये है कि अगर योजना आयोग शहरी गरीबों के आंकड़े रखता है तो भी ऐसी स्थिति में ये आंकड़े संसद के सामने लाना चाहिए थे। सरकार के अनुसार 2011 और 12 में योजना आयोग ने आखिरी बार गरीबी का आकलन तेंदुलकर समिति के जरिए किया था। वैसे दिलचस्प बात ये भी है कि मोदी सरकार ने योजना आयोग खत्म कर नीति आयोग का गठन किया है, लेकिन नाम अब भी योजना आयोग का लिया जा रहा है। भाजपा सांसद के सवाल के जवाब में सरकार ने शहरी गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की लिस्ट तो बताई, लेकिन इससे कितने शहरी गरीबों को फायदा हुआ और कितने लोग लाभ लेने से छूट गए इसकी जानकारी नहीं दी, जिससे सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लॉकडाउन में सरकार के गलत फैसलों ने शहरी गरीबों की संख्या में इजाफा तो नहीं कर दिया, जिसे सरकार बताना नहीं चाहती? तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।